नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती जो हाल ही में होने वाली है, इसका एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हम लोग संविधान की एक सीरीज चला रहे हैं और ये आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। इस सीरीज में उन क्वेश्चनों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में यूपीएसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओएआरओ इन सभी में पूछे गए हैं। वो टॉप मोस्ट जितने भी बेहतर क्वेश्चन थे उनको इस सीरीज में रखा गया है। रखने का उद्देश्य ये है कि आप उसका जनरल ओवरव्यू समझ जाएंगे कि एग्जामिनेशन हाल में आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये है, आप एग्जामिनर के दिमाग का ट्रेंड समझ पाएंगे कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा, कौन बार बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको देखने की जरूरत है कि वह कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज को जो हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें एक चीज और देखेंगे कि जो आपका आर्टिकल पूछा जाएगा, जो आपका ईयर पूछा जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाएगा, नियम धारा कानून पूछे जाएंगे, उससे जितने और संलग्न तथ्य हैं उनको भी हम साथ में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का सफर करेंगे, ताकि हमें अगर आंसर राइटिंग भी करना हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें और हमारे पास मैटर हो जिससे हम अपनी बातों को उसमें लिखें और वजनदार बातें हों, यानी कि वो सारगर्भित तथ्य हो, आपके अनर्गल चीजें ना हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए की गई थी। अब ये 1773 क्या था, अब इसको भी समझने की जरूरत है। बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को तो ये समझ में आ गया कि अब भारत की जनता भी अपने अधिकार की मांग कर रही है, क्योंकि भारत की जनता उन कंपनी वालों से इतना त्रस्त थी कि कंपनी वाले मनमाने ढंग से अपना धन की उगाही करते थे, जो भी कर लगाना लगाते थे, दामों जो सामान था उसको ऊंचे दामों पर बेचते थे, यानी कि कुल मिला जुला के कंपनियों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा व्याप्त था। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम, लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन से? लॉर्ड नॉर्थ। और ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट लाने का जो मेन कारण था, उस समय पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ। और इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी को बोला गया गुप्त कमेटी, सीक्रेट कमेटी, और उसी की रिपोर्ट पर रेगुलेटिंग एक्ट आया। गुप्त समिति की रिपोर्ट, गुप्त समिति की रिपोर्ट पर आया रेगुलेटिंग एक्ट। (1773) अच्छा, इसमें खास बात क्या थी? एक कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार थे उनको रोकने के लिए, यानी कि कुशासन को रोकने के लिए, कंपनी के कुशासन को रोकने के लिए। कंपनी के कुशासन को रोकने के लिए आया था, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। अच्छा, खास बात और क्या थी इसमें? इसमें पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, कि भैया हम अब ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया
जिसको आप कहेंगे कि प्रथम बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया था कंपनी ने? प्रथम बार लिखित संविधान किसके द्वारा था? कंपनी द्वारा। एक कंपनियों द्वारा प्रथम बार लिखित दस्तावेज दिया गया, जिसको आप लिखित संविधान के रूप में कहते हैं। तो यह चीजें आप इसको ध्यान में रखिए। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का गठन हुआ। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय का गठन हुआ, लेकिन 1773 में नहीं हुआ था, वो 1774 में हुआ था। कहां पर? 1774 में। कहां पर हुआ था ये? कोलकाता में। 1774 1774 में। अच्छा, उसमें जो 4 न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गया। 4 न्यायाधीश कौन कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सबसे पहले सर एलिजा इम्पे, ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइड, 3 थे। और चौथा नंबर हाइड। ये 4 न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे इसके, और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये अन्य 3 न्यायाधीश थे। इनके कार्य क्या थे? इन्होंने कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनके कार्यों को भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अंग्रेजी गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी गवर्नर जनरल होगा। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, वो अंग्रेजी गवर्नर जनरल कहलाएगा। और प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन सा हुआ? कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। प्रथम वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के साथ में 4 कार्यकारिणी और सदस्य थे, और वे सदस्य जो है वारेन हेस्टिंग की हेल्पिंग के लिए थे। इसमें पहले नंबर फिलिप फ्रांसिस और दूसरे पर क्लेवरिंग। पहले पर फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग। और तीसरा व्यक्ति था आपका मानसन, और चौथा बारवेल। ये चारों व्यक्ति इसकी हेल्पिंग के लिए थे, मानसन और बारवेल। और चौथा है बारवेल। ये चारों व्यक्ति वारेन हेस्टिंग की जो है ये हेल्प करने के लिए थे। इनके जो ग्रुप इन्होंने कार्यकारी ग्रुप बनाया, उसमें
ये 4 व्यक्ति थे और उसका जो मेन लीडर था वो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। अब आपसे खासकर ये पूछा जाता है कि उसका टाइम पीरियड बताइए कि जो ये 4 व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई है ये कितने साल के लिए की गई। तो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष। कार्यकाल था 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष था। कार्यकाल 5 वर्ष था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और ये पूछा गया यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। बात एकदम 100% क्लियर है कि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक, अब कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ना तो लेमेस्टर थे, ना चैम्बर्स थे, ना हाइट। ये तीनों अन्य सहायक न्यायाधीश थे जो सर एलिजा इम्पे का जो है हेल्प करते थे। अन्य न्यायाधीशों में इनकी काउंटिंग थी। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अच्छा, इस न्यायालय जो नियुक्तियां थी, न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट, ना कि कोई अदर व्यक्ति नहीं, ब्रिटिश सम्राट करता था। उसके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, खास बात तो आपसे ये पूछेगा कि भैया ये बताइए कि ये कौन सा न्यायालय था, किस टाइप का न्यायालय था। तो ये अभिलेख न्यायालय था। कौन सा था? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख अभिलेख न्यायालय था। तो लेमेस्टर जी थे नहीं, यानी कि दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूची में से सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। सूची 1 है ये आपके, ये वर्क दिए गए हैं। सूची 2 में रेगुलेटिंग एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है और चार्टर अधिनियम है। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों की को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल को परिषद के कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो सबसे पहले अभी जस्ट हमने ये सीखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये है आपका पहला, हमने इसको मिला दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब होती है? ये पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में। कब है? पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में ये स्थापना होती है। अच्छा, नियंत्रण परिषद के बारे में कुछ एक पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें 6 कमिश्नरियों का, 6 लोगों का एक कमिश्नरी बोर्ड बनाया गया था। कितने लोग थे? 6 मेंबर थे, 6 लोग थे और एक कमिश्नरी बोर्ड था। छह लोग थे, एक कमिश्नरी बोर्ड था। अच्छा, कमिश्नरी बोर्ड में 6 लोगों में से कौन कौन से लोग थे? एक थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक था पहला चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो मेन था, और दूसरा राज्य सचिव।
राज्य सचिव, और 4 अन्य व्यक्ति थे। 4 अन्य कौन थे? और 4 अन्य जो थे वो प्रिवी पर्स के व्यक्ति थे, प्रिवी पर्स के 4 अन्य प्रिवी पर्स। चार अन्य थे प्रिवी पर्स के व्यक्ति। तो इसमें से आप देख लीजिए, एक को दो, एक में पहले में दो, तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो पहला वाला तो आप ए, इसको ऑप्शन नंबर सी, दोनों तो दोनों कैंसिल हो गए। अब दूसरे वाले में पहला है, दूसरे वाले में पहला एक ही जगह मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको 2-1 मिल जाए, काम आपका बन जाएगा, बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में इन सब चीजों को भी देख लेते हैं कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? ये चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। कब? चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। अब इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो इनको क्या किया कि कंपनी ने 20 साल तक इनकी अवधि बढ़ा दी कि है ठीक है, जो आपका कार्यकाल है वो 20 साल हम और एक्सटेंड करते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा को आपको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तो इन्होंने शिक्षा को प्रोग्रेस कराने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा। कहा 1 लाख रुपए का और प्रावधान है कि भाई शिक्षा को और हम प्रोसीड करेंगे, 1 लाख रुपए हम अनुदान के रूप में देंगे। तो ये जब आया चार्टर अधिनियम, तो इन्होंने लगाया कि 20 साल बढ़ा दिया, 20 वर्ष इंक्रीज कर दिया ईसाई मिशनरियों ने। और इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया का प्रस्ताव रखा इसमें, इस चार्टर एक्ट 1813 के तहत। अब उसके बाद आता है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको देखते हैं। प्रशासन को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, प्रशासन को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया कब? 1833 में। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था, यानी कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल। अब अंग्रेजी गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। भारत का गवर्नर जनरल का मतलब कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर जनरल थे वह भारत के गवर्नर जनरल के अधीन सब काम करेंगे। तो पहले बात तो क्या किया इसने? सेंट्रलाइज कर दिया, ये केंद्रीकरण किया, सत्ता का केंद्रीकरण। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर अंग्रेजी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग 1773। और अगर आपसे अब का पूछा जाए यानी 1833 वाला गवर्नर जनरल, वो उस समय भारत का नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यह भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने काफी अच्छे अच्छे काम किए, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने, सती प्रथा का उन्मूलन किया, तो ठीक ठाक काम किया, समाज में इन्होंने बेहतर काम किया। और ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने क्या काम किया? इनके साथ में 2 और लोग थे, मैकाले और जेम्स मिल, मैकाले और जेम्स मिल। खासकर आप जब अंग्रेजी शिक्षा को देखेंगे तो मैकाले का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा, मैकाले का उस पर प्रभाव रहा। उन्होंने कहा कि जब तक हम
इसको शिक्षित नहीं करेंगे, इस समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर बोझ ही बन के रहेंगे और हमें इनको लेकर ढोना पड़ेगा। ऐसा कुछ करें कि ये नीचे वाला तबका यानी कर्मचारी वर्ग हमारे लिए तैयार हो जाए, और सबसे ज्यादा कर्मचारी वर्ग की जरूरत है। और कर्मचारी वर्ग तभी तैयार होगा जब उसको शिक्षित किया जाएगा। और शिक्षा किस क्षेत्र में होनी चाहिए? इंग्लिश के क्षेत्र में। अंग्रेजी की शिक्षा दीजिए, पाश्चात्य सभ्यताओं का शिक्षा दीजिए, मिशनरियों को ले आइए यहाँ पर और बढ़ावा दीजिए, तभी वो काम होगा। तो मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव ज्यादा रहा। मैकाले एवं जेम्स मिल। प्रभाव अधिक रहा इसमें। और खास बात क्या थी? कानून सुधारने के लिए विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि आयोग। कानून सुधारने के लिए विधि आयोग। और खासकर तो बात यह थी कि विधि आयोग जो थी उसका जो मेन उसका लीडर बनाया गया, जो उसका अध्यक्ष बनाया गया, वो मैकाले को बनाया गया। तो कानून सुधारने के लिए विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग और अध्यक्ष मैकाले को कर दिए गए। मैकाले को कर दिया गया। और क्या किया गया इसके साथ में? तो यह परिषद भारतीय परिषद कहलाने लगी। अब ध्यान से देखिए, यह परिषद भारतीय परिषद कहलाने लगी। यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारतीय परिषद क्यों कहलाने लगी? अब इसको ध्यान से समझने की बात है कि गवर्नर जनरल अब अंग्रेजी गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल रहा। भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो भारत का गवर्नर जनरल ने जो परिषद बनाई उसको कहा गया भारतीय परिषद। उसको क्या कहा गया? भारतीय परिषद। अब वो यह भारतीय परिषद कहलाने लगी, इसकी परिषद, इसकी लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो आप कह सकते हैं भारतीय परिषद। भारतीय परिषद का गठन। इसकी परिषद को भारतीय परिषद कहा जाने लगा। चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ उसमें फैक्ट सीखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक, अंग्रेजी शिक्षा की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला समय था वही 1813, चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन 1823, और प्राच्य एवं आंग्ल विवाद, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको ऑप्शन में सही करना है, कौन सही है कौन नहीं। तो चलिए बताइए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इन ऑप्शनों को पढ़िए। अंग्रेजी शिक्षा की नींव, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा कब मिला? 1833 में। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाया उसको? मैकाले ने। लेकिन जो नींव पड़ी थी वह 1813 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले चार्टर एक्ट की अगर इसकी बात कर लें हम, तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा वृद्धि के लिए 1 लाख रुपए का प्रस्ताव था। उस समय 1 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया कि भैया 1 लाख रुपए इस पर खर्चा करिए शिक्षा पर और शिक्षा को बढ़ाइए। फिर क्या हुआ कि 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन का गठन हुआ। आपने देखा यहां पर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन का गठन हुआ, और यही गठन शिक्षा को फिर 1 लाख रुपया देने के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी कि नहीं, अब शिक्षा को 1 लाख रुपया तो मस्टली दिया जाए और अन्य सुविधाएं भी दिया जाए। तो इसने भी 1 लाख रुपया
और अन्य सुविधाएं भी दिया, अन्य सुविधाएं भी दिया। और इसके लिए इन्होंने 10 सदस्यों को नियुक्त किया। 10 सदस्यों को नियुक्त जब किया तो 10 सदस्य, और 10 सदस्यों का जो मेन लीडर था वो था मैकाले। कौन था? मैकाले। अच्छा, मैकाले का कभी आपसे टाइम पीरियड भी पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल के अधीन में, किस गवर्नर जनरल के समय काल में ये था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना था? 1828 से 35 तक। तो इसका अध्यक्ष पहले देखते हैं। अध्यक्ष मैकाले। 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक थे। और इन्हीं के समय में अंग्रेजी शिक्षा काफी ज्यादा फली फूली। किसके संरक्षण में? ये मैकाले के संरक्षण में। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, कहते नहीं नहीं, मैं इनको जो लोकल लैंग्वेज में जो इनके सांस्कृतिक जो कल्चर है इनमें इनका एजुकेशन दिया जाए ताकि ये अपने कल्चर को लेकर साथ में बढ़ सके। एक्चुअली भारतीयों में एक सबसे बड़ी खास बात थी कि वो उनका शिक्षा के प्रति झुकाव नहीं था, उनका धर्म के प्रति झुकाव था, उनका संस्कृति के प्रति झुकाव था, उनका कल्चर के प्रति सबसे ज्यादा झुकाव था। आज भी देख लीजिए, शिक्षा पर लड़ाई नहीं होती, अब धर्म, कर्म और अन्य कर्म कांडों पर लड़ाई होती। भारत पाकिस्तान पर लड़ाइयां होगी, लेकिन शिक्षा के पहलुओं को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्शन नहीं होता है क्योंकि उस पर चर्चाएं नहीं होती है। पहले के समय में भी यही था कि हिंदू, मुसलमान और दुनिया भर के जो है अपने वेद हैं, पुराण है, उनके ग्रंथों को जो लोग पढ़ते थे वो उस समाज को एक अच्छा आयाम देते थे, वो इस समाज को एक नई दिशा देते थे। लेकिन सभी लोग तो शिक्षित नहीं हो सकते थे क्योंकि विशेष वर्ग को ही शिक्षा लेने का अधिकार था। अब क्या किया? मैकाले ने शिक्षा को अलाउ किया, शिक्षा देना शुरू किया, लेकिन उसमें विशेष वर्गों को ही सबसे पहले शिक्षा मिली। ये नहीं कि एकदम नीचे तबके के लोगों को सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिला, ऐसा नहीं था। उसमें विशेष वर्ग के लोगों को सबसे पहले शिक्षा मिली। और अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बाद में स्वीकारा कि नहीं, ये तो धर्म कर्म कांडों से जब बाहर तभी आएंगे जब इनको पाश्चात्य सभ्यता का ज्ञान होगा, पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान होगा, इसलिए अंग्रेजी की शिक्षा इनको देना बहुत जरूरी है। और लॉर्ड मैकाले के कहने पर इन्होंने मान लिया कि जो शिक्षा का माध्यम है, उच्च माध्यम, वो अंग्रेजी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए, उच्च माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। तो अंग्रेजी को इन्होंने अलाउ किया। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 तीनों सही है। प्राच्यविद, अंग्लविद, विवाद, यानी कि जो प्राचीन एजुकेशन है उसको भी उनको दिया जाए ताकि औरों के बारे में भी समझ सकें या देश दुनिया के बारे में भी वो जान सके। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी कि कथन ए बी 1, 2, 3 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चलिए, यह था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। इसमें खास बातें क्या थी? बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं थी। एक तो कंपनी का कार्यकाल 20 साल बढ़ा दिया गया, कंपनी को अधिकार दिया गया। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी इनको देखते हैं। कंपनी के अधिकार को 20 साल तक बढ़ाया, 20 वर्ष
वृद्धि कंपनी के अधिकार को। और दूसरा क्या था, शिक्षा पर इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा था उस समय। शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई थी। शिक्षा को बढ़ावा देने, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दे दी है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट। ये सबसे खास फैक्टर था इसका, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट दे दिया गया और इसी से काफी ज्यादा धर्म परिवर्तन भी कराया गया और लोगों को पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मोड़ा भी गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ये 100% सही है। ऑप्शन, ये कथन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, इसमें से कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों में ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। और ये क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ तो किया ही गया इसमें, ये 100% सही है। भारत के राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा नहीं था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में उस समय तक नहीं था। यह कंपनियां आधिकारिक रूप से नियंत्रण में थी। ये भारत का राजस्व यहां पर नियंत्रण में नहीं था। तो ऑप्शन, ये स्टेटमेंट तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अच्छा, उसमें कुछ और फैक्टर, अगर चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो स्थानीय जो स्वसत्ताधारी संस्था का गठन हुआ था उस समय, स्थानीय स्वसत्ताधारी, इसके तहत स्थानीय स्वसत्ताधारी संस्था, इसका मतलब क्या है, कंपनियों को अधिकार मिल गया व्यापार का, वो अपने मनमाने ढंग से व्यापार करने लगी, अपना एक जो है सत्ता स्थापित कर लिया। मन कहा तो करों में वृद्धि कर दिया, मन कहा तो कम कर दिया, मन माना कर लेने लगे। तो करारोपण का भी अधिकार इनको मिल गया था कि आप जितना चाहें वो कर लगा सकते हैं। करारोपण का अधिकार, करारोपण का भी अधिकार इनको मिल गया था। तो ये अपनी वस्तुओं पर, अपने सामानों पर किसी भी प्रकार तक कर लगा सकते थे, वो चाहे वो मनमाना जितना भी मन कहे वो उसने में लगा सकते थे और ये अधिकार इनको मिल गया था। इसी को कहा गया कि स्थानीय स्वसत्ताधारी अधिकार, यानी कि व्यापारों का जो व्यापारियों का क्षेत्र था वो स्थानीय था और उसमें अपने मन के मनमाना कर लगाते थे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा ऐसा अधिनियम आया जिसमें भारतीयों को प्रशासन में अपना कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया? वो था चार्टर एक्ट 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833।
जैसे आप 1833 जानेंगे तो कहेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या फैक्ट है? जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारतीय गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि भारत जो बंगाल में बैठा हुआ गवर्नर जनरल वो मुंबई और मद्रास दोनों गवर्नर जनरलों को हैंडल करता था। वो कहता था भैया ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उसने पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नर जनरल थे सब उसके अंडर में आ गए। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल गवर्नर अब कहलाएगा भारतीय गवर्नर। भारतीय गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसमें कौन से व्यक्ति थे? तो आप ये जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? ये 28 से 35 तक। कितना? 28 से 35 तक थे। अट्ठाईस से 35। अच्छा, अब इन्होंने इनकी जो परिषद थी, इन्होंने परिषद का गठन किया और परिषद का जो गठन हुआ इनके परिषद, इन परिषद को कहा गया भारतीय परिषद। भारतीय परिषद क्यों? क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब जब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा तो जाहिर सी बात है भारत के गवर्नर जनरल की परिषद भारतीय परिषद कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वसत्ता शुरू की? प्रांतीय स्वसत्ता शुरू की, आपको ये बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू और देख लेते हैं कि एक एक्ट 1833 का, एक चार्टर एक्ट 1833 सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का था, तो उसमें बहुत ज्यादा की पॉइंट थे और उनको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद चीजें सब समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे आगे मिलेंगे, उनको भी हम समझते चलेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 चलिए, सबसे पहले 1813 के बाद जो है कंपनियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से सुधार नहीं हो पाया और उसको सुधार करने के लिए अधिकारियों की वांछित सफलता तो मिली नहीं। धीरे धीरे उसको सुधार करने के लिए नए नए चार्टर एक्ट आए। 1813 के बाद फिर जो है 1833 में चार्टर एक्ट आया। हर 20 साल बाद कंपनियों का जो है एग्रीमेंट करते थे कि बढ़ाते थे, और 1813 में पहला था, 1813 में सफलता नहीं मिली। जितना वो चाह रहे थे कि सफल हो जाएं, उतनी सफल हुए नहीं। कंपनियों में जो है भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त था, तो उतनी सफलता मिली नहीं। तो उसके बाद उसमें सुधार करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 आता है। और चार्टर एक्ट 1833 के बाद क्या काम होते हैं? अब इसके कार्य, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे।
बंगाल का गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल बना पहला। गवर्नर भारतीय गवर्नर बन गया है गवर्नर। और प्रथम भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 28 से 35 तक, 28 से 35 तक इनका कार्यकाल रहा। यह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने काम क्या क्या किया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया एक काम करो कि सत्ता को सेंट्रलाइज कर दो, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, सत्ता का केंद्रीकरण किया। सबसे पहला काम क्या किया, सत्ता का केंद्रीकरण किया। सत्ता का केंद्रीकरण करने के बाद इन्होंने कहा कि अब जो भारत के अन्य गवर्नर जनरल हैं वो हमसे परामर्श लेंगे, हमारे द्वारा कानून जो बनेगा वही मान्य होगा, हमारे द्वारा जो कानून बनेगा वही मान्य होगा, अब अन्य कोई नहीं बना सकता। अब भारत का गवर्नर जनरल मैं स्वयं हूं, यानी कि अन्य अन्य गवर्नर्स को जो कानून थे उनको रद्द कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं गवर्नर, अन्य गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार खत्म। अधिकार समाप्त कर दिया। अन्य गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया कि अब भैया आप नहीं कानून बना सकते, अब हम ही कानून बनाएंगे। इसके लिए नियंत्रण मंडल इस कानून को अस्वीकार कर सकता था। एक्चुअली जो ब्रिटिश में ये किसको कंट्रोल करता था बोर्ड, उसको बोला जाता था नियंत्रण मंडल, वो कंट्रोल बोर्ड था। अगर वो चाहे तो इस लॉर्ड विलियम बेंटिक के नियमों की को बदल सकता था, उसके अधिनियम को चेंज कर सकता था, लेकिन केवल उसी को पावर थी, कंट्रोल मंडल को जो थी, कंट्रोलिंग कमेटी को, बाकी और कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत का ये सर्वा व्यक्ति था उस समय। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नियंत्रण मंडल जो है इसको अस्वीकार कर सकती थी, कानून अस्वीकार कर सकती थी। नियंत्रण मंडल कानून अस्वीकार कर सकती थी। अच्छा, अब क्या काम होता है फिर, इतना तो भाई अब जब जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो धीरे 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 वह अपने पावर को दिखाता ही है। अब क्या किया कि इसने विधि बनाने की जितनी कंडीशनें थी, मुंबई और मद्रास से विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया, क्योंकि गवर्नर जनरल स्वयं बन गया। अब इसने एक विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का क्या किया, सत्ता केंद्रीकरण करने के बाद इसने विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन किया। विधि आयोग के गठन में इन्होंने लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को, और क्या किया कि विधि को समझने के लिए, नियम कायदे कानून को समझने के लिए और बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए चौथे व्यक्ति को विधि सदस्य के रूप में चुना। ऐसा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति चुना कि जो विधि का अच्छा खासा जानकार हो, विधि का ज्ञाता हो, उसको अपने मंडल में रखा उसने।
यानी चौथा व्यक्ति विधि का व्यक्ति था। चौथा व्यक्ति विधि का ज्ञाता था, विधि का ज्ञाता था। चौथा व्यक्ति जो रखा इसने अपने मंडल में वो विधि का ज्ञाता था। अच्छा, अब कभी कभी आप सुनते होंगे कि विनिमय और नियम, अधिनियम ये कब कब प्रारंभ हुए, कैसे कैसे हुए। तो जब एक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अन्य गवर्नर को कानून बनाने का जब सत्ता ले लिया, तो इससे पहले तो कानून बनता था। तो 1833 से पहले जो कानून होता था, जो नियम होता था, नियम विधि जो होती थी, उसको बोलते थे विनिमय। क्या बोलते थे? विनिमय। उसको विनिमय बोलते थे। लेकिन जब यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाना शुरू किया, तो 1833 के बाद जितने भी विधि बने, जितने भी कानून बने, उसको बोला गया अधिनियम। 1833 के बाद विधि को जो बोला गया, विधि, नियम, नियम को अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? अधिनियम। तब यह अब ये अधिनियम कहलाएंगे और चार्टर एक्ट 1833 के तहत अधिनियम शुरुआत हो गया। इसने सबसे पहले क्या काम किया? व्यापारियों को पकड़ा, गला पकड़ा उनका, कहा कि तुम लोग बहुत घूस ले रहे हो, जहां मन कहे वही कर लगा दिया, जहां मन कहे जिसको चाहा उसको पीट दिया, तुम्हारा इतना दबदबा रह गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा ही पत्ता साफ करते हैं। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चलो हटो, अब बोरिया बिस्तर बांधो। अब जो भी व्यक्ति भारत का चाहेगा, जहां पर चाहेगा व्यापार कर सकता है। तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। पहला काम क्या किया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। फिर उसने नियम, जो अधिनियम बनाए, उसमें अधिनियम की धारा 87 को लागू किया। अधिनियम की धारा 87, धारा 87। अब एक धारा 87 क्या थी, अब इसको भी समझते हैं। आप सोचिए कि इस समय अस्पृश्यता का अंत एकदम हो गया है, लेकिन क्या आज भी है? आज भी उसके ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलते हैं कि जो आप अस्पृश्यता को कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत हो गया, वो आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी अंत नहीं हुआ है। हाल संविधान में सबको समान अधिकार दे दिया है, लेकिन सभी जगह, सर्वत्र जगह पर एक समान नहीं है। कहीं कहीं संविधान में भी ये बातें कही जाती है कि सबको समान रूप से अधिकार नहीं है। जब हम संविधान को पढ़ेंगे खूब बारीकियों से, तब उसमें हम वाद को भी देखेंगे कि कौन से वाद से कौन सा कन्फ्लिक्शन आया था और किस आधार पे आप कह सकते हैं कि इसको आपको जो है समान अधिकार नहीं दिया जाएगा। अधिनियम विलियम बेंटिक का जो अधिनियम था 87 वाला, उसमें कहता है कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग, इनके नाम पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। उस समय दिया था, कब? 1833 में। आप तो 1947 में आजाद हुए। 1833 में कहा धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग, यानी काला नीला पीला है तो क्या आप उसको हटा देंगे? ऐसा नहीं होगा, इस पर विभेद नहीं किया जाएगा। मूल वंश, किस वंश से वो ताल्लुक रखता है, इसको लेकर कंफ्लिक्शन मत रहिए। इस पर व्यक्ति कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। जन्म स्थान के नाम पर कहीं भारत में कहीं भी जन्म ले लिया हो तो भारत का वासी है, और
उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा कि कोई अयोध्या में जन्म लिया तो कोई जाके छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में जन्म ले लिया तो वो अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ऐसा नहीं होगा। धर्म कोई भी मानता हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, उसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे पहले दे दिया, धर्म, धर्म, वंश, जन्मस्थान और रंग के आधार पर विभेद नहीं। आधार पर विभेद नहीं। इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो बहुत अच्छा काम किया था। और इसके आधार पर आप कहें कि योग्य नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी योग्यता आप जो है नहीं उसका हटा सकते हैं, चाहे वो काला, नीला, पीला कैसा भी व्यक्ति हो। अब खासकर तो बात यहां एक कही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो सबसे बढ़िया थी और आज भारतीय संविधान में भी वो पूरी झलक देखने को मिलती है, बिना लाइसेंस के कहीं भी बसने या व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दिया। पहले तो इन मुर्गों को हटाया जो व्यापारी का अधिकार को लेकर बैठे थे कि हम ही कर रोपण करेंगे और हम ही काम करेंगे, हम ही राजा हैं और तुम ही केवल भिखारी हो। जो यहाँ की जनता, जो मूल निवासी थी, वो तो बेचारी क्या करे। अब ये अधिकार तो इनके पास है व्यापार का, त्रस्त होना पड़ रहा है जनता को। तो ये इनके पास सबसे ज्यादा मोटी पूंजी थी, जनता के पास नहीं थी। लेकिन जब इनका पत्ता साफ किया तो जनता स्वयं फिर रोजगार का अवसर मिल गया उसको। तो बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के व्यापार, व्यापार और बसने तथा आने जाने की छूट दे दिया। इसने बिना व्यापार, बिना लाइसेंस के आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के लिए कोई भी लाइसेंस देने लेने की जरूरत नहीं है। कहीं भी रह सकते हैं और कहीं से कहीं आ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी किया था उसने। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को लेकर इनके फैक्टों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वसत्ता शुरुआत किए थे? कैबिनेट मिशन ने, साइमन कमीशन ने, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये जो प्रांतीय स्वसत्ता थी, ये किया था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 से शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ की पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। अगर भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो इसको बेसिकली काफी चर्चित व्यक्ति थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर थे, और इन्हीं के नाम पर ये सुधार कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रिफॉर्म। और ये 20 अगस्त 1917 को इन्होंने घोषणा की थी। तो 1919 से भारत शासन अधिनियम चालू हुआ और इसी में प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट भी इसके साथ ही नोट करते हैं। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से था। बेसिकली इसको यहां पर लिखता हूं मैं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू सचिव थे, भारत सरकार सचिव, भारत सचिव।
12 सचिव और ये थे गवर्नर। चेम्सफोर्ड गवर्नर थे और मोंटेग्यू सचिव थे। 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा हुई थी इसकी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को घोषणा होती है और इसको स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट के रूप में लागू किया जाता है कि स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट अब रहेगा। डोमिनियन का मतलब होता है स्वशासन वाला, यानी कि वह व्यक्ति जो सत्ता तो उसी के अंदर वहां पर ही केंद्रित रहेगी, लेकिन कंट्रोलिंग बॉडी कोई और रहेगा, यानी ब्रिटिशर्स जो कंट्रोलिंग बॉडी है वही चलेगी। यहाँ के लोग उस तरह से अपने जो है नियम को बनाएंगे और नियम को बनाने का जो मेन अधिकार होगा वो ब्रिटिशर्स के पास होगा। इनका काम है केवल प्रस्ताव को रखना और फॉलो करवाना। अब वो लोग प्रस्ताव रखते थे, तो इसी के तर्ज पे जो कांग्रेस कमेटी बनी थी, तो कांग्रेस की कमेटी जो बनी वो स्वतंत्रता के लिए नहीं बनी थी, वो अपनी मांगों के लिए बनी थी कि हम ये चीजें रखेंगे उनके सामने और प्रस्ताव रखेंगे और ब्रिटिशर्स फिर हमको इसमें सुधार करके कुछ बेहतर आयाम देंगे। उसी के आधार पर स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट यानी स्वशासन की शुरुआत हुई। इसको कहते हैं स्वशासन, स्वतंत्र डोमिनियन यानी स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन आप कह सकते हैं, लागू हुआ। इसके आधार पे भारत शासन अधिनियम 1919 के तर्ज। अब क्या क्या भारत का सचिव का जो खर्च था वो ब्रिटिश राजस्व से प्रस्ताव की सहायता की गई। भैया जो पहले भारत का जो सचिव था ये मोंटेग्यू जी पहले किससे पैसा लेते थे? भारत सरकार के जो राजस्व था उससे। लेकिन इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया कि भारत का जो सचिव होगा वो भारत की राजस्व से पैसा नहीं लेगा, वो ब्रिटिश राजस्व से पैसा ले। वहां से भारत का सचिव, भारत सचिव को अब ब्रिटिश राजस्व से जो अमाउंट मिलता था, जो धनराशि मिलती थी, वो अब खर्च या आप कह सकते हैं कि राजस्व से खर्च, भारत का जो सचिव था वो अब ब्रिटिश राजस्व से खर्च दिया जाए, यह प्रस्ताव रखा गया था। अभी तक जो पैसा उसको मिलता था वो भारत के राजस्व से मिलता था, लेकिन अब कहा गया कि अब ब्रिटिश के राजस्व से आप लीजिए, भारत के राजस्व से नहीं ले लें। भारत की सचिव की जो सहायता के लिए इसमें एक कमिश्नरी बनाया गया, हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया इसको, इसकी हेल्प करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया। भारत परिषद सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया। कितने से? पहले तो 8 थी, उसके बाद 12 कर दिया गया। सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दिया गया, यानी वृद्धि कर दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया इसमें और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव।
और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अच्छा, खास बात तो ये है, महिलाओं को अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वो अधिकार किसी किसी विशेष महिलाओं को ही था, ऐसा नहीं कि सभी को था। वो विशेष वर्गों की महिलाओं के लिए अधिकार था। लेकिन यहाँ पर तो लिखा गया, ठीक है, कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अगर एक भी महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया तो आप जान लीजिए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो है, यहां तक कहा जा रहा है। लेकिन उस समस्त महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो विशेष वर्ग की महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार। अभी भारत शासन अधिनियम से एक चीज और थी कि द्वैध शासन प्रणाली भी लागू किया गया था। और बार बार पूछता है किस अधिनियम के तहत ये द्वैध शासन प्रणाली डायरकी लागू किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम से। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। द्वैध शासन डायरकी लागू किया गया, द्वैध शासन किससे? भारत शासन अधिनियम से। और इसी भारत शासन अधिनियम से दो गठन किए गए, एक लोक सेवा आयोग और दूसरा महालेखा परीक्षक। जो आप लोक सेवा आयोग की भर्तियों को देखते हैं, यूपीएससी, वह गठन इसी के तर्ज पे था। भारत शासन अधिनियम 1919 का ही एक विशेष प्रावधान था, और जिसके तहत आज आप यूपीएससी देते हैं। एक करता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन, और दूसरा है महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग का गठन, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि लोक सेवा आयोग का गठन एक किया और दूसरा एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया। किस लिए? कि भारत के जितने भी राजस्व का लेखा जोखा है वह अपने पास रखेगा। अच्छा, कुछ और वर्क किए थे इसने, द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की। क्या किया? द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित किया। द्विसदनात्मक विधायिका में कौन सी? उच्च सदन, निम्न सदन। कहां पर? प्रांतों में किया, सेंट्रलाइज नहीं, प्रांतों में। विधायिका का गठन, द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया। पहला उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। जो आज वर्तमान में उसको आप देख सकते हैं, एक है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। उच्च सदन में कौन था? राज्य परिषद थी। निम्न सदन में कौन थी? विधानसभा। राज्य परिषद और ये विधानसभा। आज भी वही कंडीशन है। आज भी आप देखते हैं, एक आपकी विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद। और खास बात तो ये है कि विधानसभा उस समय जो थी वह बजट को स्वीकृत करने का अधिकार केवल और केवल विधानसभा को ही था। बजट जो
था उसको स्वीकृत करने का अधिकार विधानसभा को था। और कुछ ऐसे पावर आज भी हैं, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि विधानसभा की क्या पावर है, कैसे कैसे वो बजट में अपना अहम रोल अदा करती है। तो बजट का अधिकार था, बजट पास का अधिकार था। बजट पास करने का अधिकार था। तो यह सब फैक्ट थे इसके भारत शासन अधिनियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जितना भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उनको हम समझेंगे बारीकियों से। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो बताइए, एक बात थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालिए। अगर इसमें कह रहा है विधायिका की बात किया जा रहा है प्रथम बार, तो विधायिका तो कब बनी थी? अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े हमने 1919 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर पूछना क्या है, दो चार चीजें और जान लेंगे इसमें। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बना था। कितने सदन का गठन किया गया था? 2। एक आप तक का था उच्च सदन और एक आप तक का आपका था निम्न सदन। इसको विधान परिषद और दूसरा निम्न सदन, इसको बोला जाता है आपका विधानसभा। अब मेंबर की अगर बात करें तो आप ये बताइए कि उच्च सदन क्या अस्थाई उस समय भी थी? अस्थाई थी, यह भंग वाली नहीं थी। और आज भी वही चीज चल रही है। आज भी उच्च सदन हमेशा अस्थाई है। विधान परिषद भंग नहीं होती है, विधानसभाएं भंग होती है। उस समय उच्च सदन में 60 व्यक्ति रहते थे। 60 व्यक्ति, 60 व्यक्ति। कितने मेंबर थे? 60 मेंबर थे। और 60 मेंबर में 34 मेंबर तो निर्वाचित थे, 34 मेंबर निर्वाचित थे। थर्टी फोर मेंबर निर्वाचित थे और 26 मेंबर जो ऐसे थे जो मनोनीत किए गए थे। आज भी मनोनीत होते हैं, लेकिन उस समय मनोनीत की कंडीशन दूसरी थी, तो ज्यादा लोग मनोनीत किए जाते थे। उसमें राजा महाराजा और रजवाड़ों के जो क्षेत्र थे उनको भी मनोनीत करते थे वो लोग। तो 26 मनोनीत थे। छब्बीस मनोनीत थे। अब आता है दूसरा निम्न सदन। निम्न सदन में 145 व्यक्ति थे। कितने? 145 मेंबर रहते थे। 145, 145 में 104 तो आपके थे निर्वाचित, निर्वाचित। और 41 मेंबर आपके थे मनोनीत, मनोनीत थे। 145 में से 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे। खास बात तो यहां है कि इन उच्च सदन के मेंबरों का कार्यकाल 5 साल रहता था और निम्न सदन के मेंबरों का कार्यकाल 3 वर्ष था, केवल 3 वर्ष। तो ये कार्यकाल कार्यकाल 5 वर्ष और यहां पर ये कार्यकाल था कार्यकाल 3 वर्ष। कार्यकाल में इनके अंतर था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कई बार हम लोगों ने इसको खूब बढ़िया से स्टडी कर लिया, इसका ऑपरेशन भी कर दिया। तो 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। अब मामला यहां पर गड़बड़ है, सभी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, वो कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए था। सभी महिलाओं को मताधिकार का नहीं था, कुछ सीमित वर्गों के लिए था। यहां पर सभी नहीं, यहां पर आप कह सकते हैं कुछ सीमित वर्गों के लिए। वर्गों की महिलाओं के लिए। इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं था, तो पहला वाला तो गलत है, एक गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो हाँ, किया गया था। इसमें किया गया था, महिलाओं के लिए भी आरक्षण का जो दिया गया, इनका स्थान था महिलाओं के लिए, दलितों के लिए भी था, श्रमिकों के लिए था, और खासकर था कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। इनमें पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान था, यानी उसके तहत, पृथक निर्वाचन मंडल के तहत महिलाओं, दलित वर्ग और श्रमिकों को, इसको महिलाओं, दलित वर्ग और श्रमिकों को पृथक निर्वाचन मंडल के तहत, पृथक निर्वाचन मंडल के तहत था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें सही है केवल ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये बात एकदम 100% सही है। 1919 में ही आईसीएस का जो है ये प्रावधान किया गया था, और आईसीएस का जो गठन किया गया था, आईसीएस, ये 1854 में, 1854 कहां पर? लंदन में, ये लंदन में 1854 लंदन में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। और किस नाम से किया गया था? सिविल सेवा आयोग। सिविल सेवा आयोग स्थापित किया गया लंदन में। किसके तर्ज पे किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में इन्होंने प्रावधान किया कि भाई जो सिविल सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है लंदन में, वो हमारे भी यहाँ हो, यह उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो इस प्रस्ताव को बाद में ब्रिटिश जो असेंबली थी उसको मानी, और सन 1922 में भारत में ये परीक्षाएं होना शुरू हुई। तो ये किसके तहत इन्होंने आवेदन किया था, किसके तहत इन्होंने प्रस्ताव रखा था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रस्ताव रखा। भारत शासन अधिनियम 1919
के तहत प्रस्ताव, इसके तहत प्रस्ताव रखा और कहा कि भाई हमारे यहां भी हो। तो कब शुरुआत हुई? 1922 में। अच्छा, 1922 में भारत में प्रारंभ कर दिया गया। अब पहला सेंटर कौन था, पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया, कहाँ था कि जहां पर आईसीएस की परीक्षा हुई थी? वो था इलाहाबाद। पहला था आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद, और दूसरा था आपका दिल्ली। पहला इलाहाबाद और दूसरा दिल्ली था। अब आइए दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही, दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। 1941 की बात किया गया, आया कब? 1922। 1922 से 41 तक का सफर इन्होंने किया भारतीयों ने, और 1941 में आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों का परसेंटेज ज्यादा हो गया। किसकी अपेक्षा? यूरोपियनों की अपेक्षा। जो जितना यूरोपियन फाइट करते थे उससे ज्यादा भारतीय उसमें फाइट करने लगे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा एकदम पांव पसार रही थी। तो जो कुलीन वर्ग के थे, जो अच्छे कंडीशन वाले व्यक्ति थे, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, और शिक्षा को ग्रहण नहीं, विदेशों में भी जाके शिक्षा ग्रहण किए। जितने लोग आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी में, तो वो बहुत ज्यादा गरीब और पुअर कंडीशन वाली फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। अगर सोचिए, आज के समय में इतना जो है पैसा रहने के बाद भी लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उस समय विदेशों में जाके वो पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ धन रहा होगा और वो वेल्थी कंडीशन से रहे होंगे। तो जब उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को अपने यहाँ अडोप्ट किया, और जो बढ़िया अच्छे घर के पढ़े लिखे कुलीन व्यक्ति थे, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उनके बच्चे आगे की तरफ फाइट करने लगे। तो नतीजन क्या हुआ कि 1941 में 1941 में 1941 में यूरोपियनों से परसेंटेज में अधिक हो गए भारतीय, ज्यादा फाइट करने लगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निर्वाचन की बात किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 में ही ये तय हो गया था कि 2 सदन रहेगी, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद, उच्च सदन और निम्न सदन। उसी के आधार पर जो यहाँ चुनाव है, चुनावी दर्जे होते हैं। और वर्तमान में आज भी देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा है, और आप जब वहां पर जाएंगे सेंट्रल में, सेम इसी का प्रोसीजर वहां फॉलो होता है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो इसके तहत में दोनों को किया गया था, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, इसमें 60 मेंबर थे, इसमें 145 मेंबर थे। तो दोनों के दोनों सही। अब कहां कब कब हुआ? 1926, ये भी सही। 1937 में नहीं था, 1945 में। कब कब? 1926 और 1945। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो लास्ट निर्वाचन इसके तहत 1945 में ही
आयोग जो है निर्वाचित किया गया था, ये लास्ट निर्वाचन था। उसके बाद तो हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो अपनी निर्वाचन पद्धति आई। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। भारतीय विधायिका को केंद्रीय विधानसभा के रूप में जो है अंतिम रूप में स्वीकार किया था, और फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो उसने निर्वाचन पद्धति को अपनी अपना ली। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है किस किस में है? अब बताइए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वो कौन से भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947, किसमें ये मिला था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की झलक आज भी देखते हैं आप, और आज भारत शासन अधिनियम के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पलटेंगे तो आपको लगेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 को एट इज इट उतार के रख दिया गया, और इसी के तहत ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा? तो ये है अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 126 के साथ तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर राज्य में राज्यपाल की बात किया जाए, राज्यपाल किसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह है 213। राज्यपाल 213 आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कभी कभी और बारीकी से अगर अंदर की तरफ घुसेगा ना एग्जामिनर, तो कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, और पूछेगा क्या, कहेगा कौन सी धारा से ओतप्रोत है जो भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी धारा के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और किससे प्रेरित होकर यह कार्रवाई हो रही है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43, इसको भी ध्यान में रखिए कि धारा 42 और 43 43 से प्रेरित होके किससे प्रेरित? 42 और 43, 42 एंड 43 से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत की प्रवृत्ति होती है? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है सीधे झलकता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आज तक के लिए यही सेशन, यहां तक ही। और नेक्स्ट वाला जब सेशन करेंगे तो सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम के सभी पहलुओं को देखेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या की पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, और उनको देखने के बाद फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो उससे रिलेटेड होंगे उसके और की पॉइंट को हम लोग याद करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आप अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाइए, बहुत ज्यादा रटने पर प्रयास मत करिए कि इस सन को रट लिया, इस तरह से ऐसे रट लिया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम एक हायरार्की में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये घटनाएं घटी और फिर नियम कानून कैसे कैसे बदले। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि सबसे पहले अधिनियम नहीं कहे जाते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले 1833 से पहले उनको अधिनियम नहीं कहता, उनको विनिमय कहा जाता था। और उसके बाद जब 1833 के बाद जितने भी नियम बने, विधि बनी, कानून बने, उनको
फिर आपका अधिनियम कहा गया, और विधि आयोग जो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उसके जो प्रणेता थे, अध्यक्ष थे, वो थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक आपको कह सकते हैं, कि जनक कहा जाता है, कि लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश किया और बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया। तो आज के लिए इतना ही, अब कल नेक्स्ट सेशन करेंगे, तब तक आप इसको आनंद लीजिए।